Hello all of you, myself Tanmay Gupta. Welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are really doing very well. आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो मन लगा के। और मेरी प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं आप सबको पसंद आ रही होंगी। अब जितने भी मैंने चीजें समझाई हैं, जितने भी टॉपिक समझाए हैं, आप सबको अच्छे लग रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है वीडियोस तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर केमिस्ट्री कल्चर चैनल एंड डोंट मिस टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज द न्यू वीडियोस, द अपकमिंग वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड नया सीखते रहे हमारे चैनल पे। तो आज का जो लेक्चर है, हमारा लेक्चर नंबर है 4th ऑन सॉलिड स्टेट्स, जिसमें हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, रेडियस ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स। और जो हमारी पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग एफिशिएंसी है, कितना यूनिट सेल कवर्ड होती है हमारे एटम से, कितना परसेंटेज उनका कवर्ड होता है, इन सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ले लीजिए अपने कॉपी, अपने पेन और थोड़े से एक्साइटमेंट, थोड़ी सी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बता देते हैं कि रिलेशन बिटवीन डी, ए एंड आर। अब डी, ए और आर क्या होता है? डी ये है जो डिस्टेंस होती है हमारी दो नेबरिंग एटम्स के बीच की, वो हम लोग डी कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स इज डी, इज रिप्रेजेंटेड एज डी। ए क्या है? ए है हमारी एज की लेंथ, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में जो भी यूनिट सेल की लेंथ होती है एच की, उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आर इज द रेडियस ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। तो डी, ए एंड आर में क्या क्या रिलेशन होते हैं अलग अलग यूनिट सेल के केसेस में, इन सब की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो डी, ए और आर का रिप्रेजेंटेशन आप लोग समझ गए कि क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं डी, ए एंड आर। अब हम लोग आते हैं इनके रिलेशन पे। सबसे पहले जो हम लोग इनका रिलेशन देखेंगे वो देखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। सबसे पहले हमारी यूनिट सेल है जो कि है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे ये तीनों चीजें रिलेट करती हैं एक दूसरे से। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग यूनिट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने यूनिट सेल पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप प्लीज एक बार उसको देख लें, उसके बाद इस वीडियो में आए तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी समझने में। ठीक है ना? यह हो गई हमारी एक यूनिट सेल, विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूब। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने बताया था कि जो भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कोई भी पार्टिकल्स हैं हमारे यूनिट सेल के अंदर, वो एट द कॉर्नर्स प्रेजेंट, एट द कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहते हैं एटम्स इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस या जो भी पार्टिकल्स हैं यूनिट सेल के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहते हैं। और किस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं? दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द यूनिट सेल, बट एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, जो एक्चुअल एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। ठीक है, इसमें भी मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सी चीज है। तो ए क्या था? ए थी हमारी एच की लेंथ, ए थी हमारी एच की लेंथ। दिस इज द एज ऑफ द क्यूब या फिर यूनिट सेल। तो इसकी लेंथ क्या हो गई? ए। ठीक, ए हो गई यूनिट की इसकी लेंथ। अब अगर ये हम लोग ऊपर वाला जो फेस है, ऊपर वाला जो पूरा फेस है, ये ऊपर वाला जो पूरा फेस है, यानी ये जो स्क्वायर ऊपर वाला है, अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ये किस तरीके से दिखेगा हमको? इट इज समवट लाइक दिस। The atoms present touching to each other, ठीक है ना? ये जो चार एटम्स प्रेजेंट हैं
इसके ऊपर वाले पोर्शन में, इसके ऊपर वाली सरफेस पे, इसके ऊपर वाले फेस पे एक यूनिट सेल के वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये हमारे स्फीयर्स के सेंटर हो गए, ये हमारे स्फीयर से सेंटर होगा, इनको हम लोग मैच कर देंगे, इनको मिला देंगे, तो ये हमारा ऊपर का जो फेस है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला फेस जो भी है हमारा वो बन जाएगा। ठीक, अगर हम लोग इसको नाम देते ए, इसको नाम देते बी, और ए और बी हम लोग रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, तो दिस इज लाइक दिस, ए और बी ये हो गया, दिस इज ए, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो ए, क्योंकि ऊपर वाला फेस हम लोगों ने एग्जैक्टली नीचे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब देखो हम लोगों ने बताया इसमें ए बी इज इक्वल्स टू ए के इक्वल है, ए बी जो लेंथ है वो इक्वल्स टू है ए के। ठीक, अब ए बी क्या है ध्यान से देखो, मैंने बताया था जो डी है वो दो नेबरिंग एटम्स के बीच की डिस्टेंस, दो नेबरिंग एटम्स के बीच की डिस्टेंस मतलब उन दो नेबरिंग एटम्स के जो सेंटर हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो टू नेबरिंग एटम्स के बीच की डिस्टेंस कराती है। तो डी क्या है, डी है ये डिस्टेंस जो कि कोई भी दो नेबरिंग एटम्स के बीच की डिस्टेंस है, डी है ये वाले डिस्टेंस जो कि किसी भी दो नेबरिंग एटम्स के बीच के डिस्टेंस है। दो नेबरिंग एटम्स, ये दो पास पास के एटम्स हैं, ये दो पास पास के एटम्स हैं, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है डी, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है डी। अब यहाँ पे जो है इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में जो ए है वो डी के इक्वल है। ठीक, डी जो है ए है, जो एज लेंथ है वो भी हमारी ए बी है, और जो डी है वो भी हमारी ए बी के ही बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग डी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। ठीक, डी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी भी एटम की रेडियस निकालना चाहें, जैसे इस वाले एटम की ये जो रेडियस है ये फाइंड करना चाहें, तो ये जो हमारा डी है उसकी हाफ हो जाएगी, ये पूरा डी है, सारे एटम सिमिलर हैं, सारे एटम सेम, उनकी रेडियस सबकी सेम रहेगी। अगर ये पूरी डिस्टेंस डी है तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, इन दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस डी है, अगर एक एटम के रेडियस की बात अगर हम करें तो वो डी बाई टू हो जाएगी, है आर इज इक्वल टू डी बाई टू हो जाएगी, आर इज इक्वल टू डी बाई टू हो जाएगी। तो डी क्या है, डी है डी इज इक्वल टू ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डी इज इक्वल टू ए, डी इज इक्वल टू ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आर की वैल्यू हो जाएगी ए बाई टू। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ द एटम, एज लेंथ एंड दिस। तो देख लो ए की वैल्यू अगर हम निकालें, ए इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू r बाई 2। ये तीनों रिलेशन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। अब ये रिलेशन को आप लोग याद कर लीजिएगा, इस वाले इस रेडियस के और एच लेंथ के रेशियो को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये रिलेशन हमारा पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन निकालने में काम आएगा। तो मैं वहां पे दोबारा नहीं निकल पाऊंगा, आप लोग यहीं पे देख लीजिए कि किस तरीके से हम लोग निकालना है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे यूनिट सेल के बारे में, जो कि है हमारी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम लोग बात कर लें तो देखो, अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की हम लोग बात कर लें तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने बताया था कि जो भी हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस हैं वो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही यूनिट सेल में, बट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, बट ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। ये पहला फेस है, इसके सेंटर पे दिस, पीछे वाला फेस है, इसके सेंटर पे कुछ यहां पे होगा, ठीक। ऊपर वाला है फेस, उसके सेंटर पे, नीचे वाला है फेस, उसके सेंटर पे, साइड वाला जो फेस है उसके सेंटर पे, और इधर साइड वाला जो फेस है उसके सेंटर पे। तो ये है हमारा कुछ यूनिट सेल का रिप्रेजेंटेशन, जो कि हमारी एफसीसी, दिस इज एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एफसीसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको ए, इसको बी
तो पहले से ही रिटर्न है। ये वाला पॉइंट अगर हम लोग सी मान लें और सी को ए से कर दें ज्वाइन, सी को कर दें ए से ज्वाइन, तो ये कुछ स्ट्रक्चर हमारा ऊपर का बन के आएगा। और अगर इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऊपर वाले फेस के हिसाब से देखें तो ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। एक एटम बीच में है, देखो एक एटम इसके बीच में है और 4 एटम्स उसके कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं, ठीक है। 4 एटम्स उसके कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से 4 एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक। ये सारे उनके सेंटर्स हो गए, ये सारे हो गए सेंटर्स। अब इन सेंटर्स को अगर हम लोग मिला दें तो ये बन जाएगा हमारा एक फेस, यूनिट सेल का एक ऊपर वाला फेस बन जाएगा। और इस वाली लाइन को हम लोगों ने ऐसे मिला रखा है। तो अगर हम लोग ए बी सी का रिप्रेजेंटेशन करें इसमें तो ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला बी हो जाएगा और ये वाला सी हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी और सी समझ आ गया। अब ए बी और सी में देखो, ए बी और सी में ये वाला बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। तो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सो इन ट्राइंगल ए बी सी लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो फिर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इस तरीके का कुछ रिजल्ट मिलेगा। अब हमको पता है ये जो लेंथ है ए बी, दिस इज ए, ये जो लेंथ है बीसी, दिस इज ए, क्योंकि ये है एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। एज लेंथ हमेशा बराबर रहेगी, चाहे वो ए बी हो चाहे वो बीसी हो, दोनों तरफ ए ही रहेगी, ठीक है ना। ये भी ए है और ये भी ए है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग एसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज 2a स्क्वायर, विच इज 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर तो एसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एसी की वैल्यू हो जाएगी √2 ऑफ ए, √2 ऑफ ए, एसी हो जाएगा √2 ऑफ ए, ठीक। अब √2 ऑफ ए हो गया एसी। अब एसी को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, एसी को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये। देखो एसी की लाइन में 3 एटम है, 2 कॉर्नर्स पे और एक उसके सेंटर पे, ठीक है ना। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया हमारा सी वाला पॉइंट, ठीक। अब इसको हम लोग कर लेते हैं ज्वाइन, ठीक। अब देखो ये वाला जो एटम है पहला वाला, उसकी रेडियस होगी r, दूसरे वाले का पूरा डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। ट्वाइस ऑफ रेडियस यानी ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो 2 ऑफ r, और ये वाला भी एटम की जो रेडियस होगी वो r। तो AC की टोटल वैल्यू कितनी है? AC की टोटल वैल्यू है 4r, r प्लस 2r प्लस r, यानी 4r। AC 4r इज इक्वल टू √2 ऑफ a। तो r का a में रिलेशन क्या हो जाएगा? a बाई 2 √2, a बाई 2 √2, ये हो गया हमारा रेडियस का और एच लेंथ का रिलेशन। अब हम लोगों को चाहिए डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स और एच लेंथ का रिलेशन। डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स यानी इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी हो गई है ये r, और इसका भी रेडियस, तो ये पूरी हो जाएगी 2r, ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी 2r। Distance between two neighboring atoms is the distance from the center of one atom to the center of the neighboring atom, ठीक है ना। तो ये और ये यहाँ तक इतनी डिस्टेंस है 2r हमारी, क्योंकि इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम है, तो ये हो जाएगा 2r। अगर हम लोग 2rd is equals to 2rd is equals to 2rd is the distance between two neighboring atoms, d is equals to 2r है, तो d is equals to हो जाएगा a by √2। ये है हमारा रिलेशन between radius, edge length and the distance between two neighboring atoms in a unit cell for face centered cubic unit cell। face centered cubic unit cell में रिलेशन रहेगा ये। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं नोट्स इसके प्रोवाइड करा दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, और वीडियो को पूरा देखिएगा यार, क्योंकि एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो करूंगा, ठीक है। ये हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब हम लोग बात करेंगे हमारे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, ठीक।
अब हम लोग बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मैंने बताया था आप सबको कि जो भी एटम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं। बॉडी के सेंटर यानी एटम कुछ यहां पर प्रेजेंट रहेगा एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, यानी यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट रहेंगे, उसके बाहर कोई भी पार्ट नहीं आएगा एटम का। अगर हम लोग इसको इस वाले पॉइंट से मिला दें और इसको हम लोग नेम दे दें डी, ठीक है ना, ए बी सी डी, तो हम लोग इसमें अगर हम लोग देखें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक, ए डी और सी, ए डी और सी, जो ये वाला ट्रायंगल है हमारा ए डी और सी, ये वाला ट्रायंगल, अगर हम लोग देखें इन ट्रायंगल ए डी एंड सी, इन ट्रायंगल ए डी एंड सी, ए डी और सी में अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ये वाली हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस, ठीक, तो ये हो जाएगी। अब हमको ये तो पता है सी डी इज एज लेंथ, सी डी है एज लेंथ, सी डी है हमारी एज लेंथ, हमको निकालनी है एसी, एसी अभी हम लोगों ने निकाली थी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के केस में, एसी ये भी ए है, ये भी ए है, अगर हम लोग एसी स्क्वायर निकालें, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ac स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 2a स्क्वायर, ठीक। अब ac स्क्वायर की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ad स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर cd है, cd इज इक्वल टू a, cd का स्क्वायर इज a स्क्वायर, क्योंकि cd है हमारी एज लेंथ, ठीक, ad स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, AD is equals to root 3 of A, root 3 of A, root 3 of A, ठीक। अब AD को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोगों ने AD AC का रिप्रेजेंटेशन दिया था, बट सिमिलर होगा A और D का रिप्रेजेंटेशन, A और D का रिप्रेजेंटेशन भी बिल्कुल सेम रहेगा इसी तरह से, क्योंकि इसमें भी A और D में 3 एटम्स हैं, इसमें भी 3 एटम्स हैं। अब देखो AD इज इक्वल टू 4R, AD अगर 4R है तो AD इज इक्वल टू 4R इज इक्वल टू रूट 3A, वेयर R इज इक्वल टू रूट 3A बाई 4, ये हो गया हमारा पहला रिलेशन, R इज इक्वल टू रूट 3A बाई 4। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो हमारा D इज इक्वल टू है वो है 2R, D इज इक्वल टू 2R बिकॉज जो ये लेंथ है ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस होगी वो ट्वाइस ऑफ द रेडियस के इक्वल होगी, तो D इज इक्वल टू 2R, यानी D इज इक्वल टू रूट 3A बाई 2, ये हो जाएगा हमारा रिलेशन इन द केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये हो जाएगा हमारा रिलेशन इन द केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये हो गए हमारे केसेस जो हमारे रिलेशंस थे तीनों यूनिट सेल के बिहाफ पे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बिहाफ पे ये तीनों हमारे रिलेशन निकल के आ गए हैं, ठीक। अब इनको हम लोग देखेंगे कि जो पैकिंग एफिशिएंसी है यानी पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन होता है द फ्रैक्शन ऑफ यूनिट सेल ऑक्यूपाइड बाय समथिंग इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। कितना फ्रैक्शन किसी भी यूनिट सेल का ऑक्यूपाइड है, ठीक है ना, कितना यूनिट सेल का कितना फ्रैक्शन, कितनी परसेंटेज ऑक्यूपाइड है और कितना परसेंट वेकेंट है किसी भी यूनिट सेल के अंदर, ये चीज हम लोग जानते हैं, ठीक। अब हम लोग सिंपल क्यूबिक की सबसे पहले बात करते हैं।
आई होप आपको जितना मैंने पढ़ाया, जो रिलेशन पढ़ाया वो आपको समझ आ गए होंगे। सिंपल क्यूबिक के केस में क्या था, सिंपल एफसीसी एंड बीसीसी। ठीक, सिंपल क्यूबिक के केस में क्या था, d इज इक्वल्स टू ए था और r इज इक्वल्स टू a बाई 2 था। एफसीसी के केस में d इज इक्वल्स टू a बाई रूट 2 था और r इज इक्वल्स टू a बाई 2 रूट 2 था। बीसीसी के केस में d इज इक्वल्स टू रूट 3 a बाई 2 था एंड जो रेडियस का रिलेशन है वो था रूट 3 a बाई 4। तो ये थे हमारे रिलेशन। आप अगर स्क्रीनशॉट लेके लिखना चाहो तो लिख लो, वरना मैं नोट्स तो आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं हमारे पैकिंग फ्रैक्शन की, पैकिंग एफिशिएंसी की, कि कितनी पैकिंग की एफिशिएंसी है, कितना कवर कर सकती है कोई भी यूनिट सेल। ठीक, बात कर लेते हैं हमारे सिंपल यूनिट सेल की। सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल बना लेते हैं क्योंकि बना के हमको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ आता है कि क्या कहना चाह रहा है कोई भी टॉपिक। ठीक है ना, ये हमारी यूनिट सेल हो गई जिसके कॉर्नर्स पे हमारे प्रेजेंट है नंबर, मतलब एटम्स, एटम मॉलिक्यूल्स आयंस कुछ भी हो सकते हैं, बेसिकली पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसके सेंटर्स पे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट सेल कितनी थी। सिंपल यूनिट सेल के केस में नंबर ऑफ यूनिट सेल पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितनी थी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितनी थी, 8 एटम्स हैं पूरे यूनिट सेल में और इन एक एटम का पार्ट होता है जो यूनिट सेल के अंदर होता है, 1/8 मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता रखा है पहले। ठीक है, तो 1/8 ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 1 एटम। 1 एटम होता है सिंपल क्यूबिक सेल यूनिट सेल के केस में, ठीक है, पर यूनिट सेल एक एटम होता है। तो अगर हम लोग वॉल्यूम निकालें एटम का, तो एक एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब। और जब अगर हम लोग क्यूब का वॉल्यूम निकालें, अगर क्यूब की लेंथ हम लोग एज लेंथ जो है वो a है, क्यूब की एज लेंथ a है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था ये, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्योंकि जो भी हमारे एटम्स हैं वो एक स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, स्फीयर के शेप में होते हैं, इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, क्यूब यानी यूनिट सेल, तो वो हो जाएगी ए क्यूब। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में हम लोग याद करो, देखो यहाँ पे आर है, यहाँ पे ए है, तो हमको कौन सा रिलेशन चाहिए, रिलेशन चाहिए रेडियस का और एज लेंथ का रिलेशन चाहिए। सिंपल क्यूबिक के केस में क्या था, आर इज इक्वल्स टू a बाई 2 या फिर a इज इक्वल्स टू 2 ऑफ आर। ये रिलेशन था हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में। मैंने अभी निकालना होता है, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को बैक कर लो और देख लो दोबारा से। ठीक है, बिल्कुल समझ आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल के केस में रेडियस का, क्योंकि यहाँ पे आर है, यहाँ पे ए है, हमको सिमिलर चीजें लानी है इसको सॉल्व करने के लिए, इसलिए जो हमारा a इक्वल टू 2r है वो हमारा रिलेशन होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में। ठीक है ना, a इक्वल टू 2r, अगर यहाँ पे हम लोग रख लेंगे 2r, तो 2r का क्यूब यानी 8r क्यूब, ये हो जाएगा। अब 8r क्यूब, अब हमारा पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, वो चीज हम लोग देखते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन हमारा होता है, पैकिंग फ्रैक्शन is equals to volume of the sphere, volume of the sphere, volume of the sphere upon volume of unit cell,
सेल इनटू 100। हम अब समझ आया आप लोगों को कि हम लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम्स की बात क्यों की, स्फीयर का वॉल्यूम और यूनिट सेल का वॉल्यूम दोनों के वॉल्यूम्स क्यों फाइंड आउट किए, ठीक है ना। दोनों के वॉल्यूम्स इसलिए फाइंड आउट किए क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100, ठीक। अब अगर हम लोग इस चीज को रख देते हैं यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8r क्यूब, 8r क्यूब। ये r से r कट जाएगा, ये 4 से 2 कट जाएगा, इज अबाउट पाई बाई 6 इंटू 100 इंटू 100। पाई बाई 6 इंटू 100 इज अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा आपका 58.4%। 58.4% हमारा पैकिंग एफिशिएंसी है, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में जो हमारे यूनिट सेल है उसके अंदर जो उसका स्पेस ऑक्यूपाइड है, एटम्स, आयंस या कोई भी पार्टिकल्स उसके अंदर जो प्रेजेंट है उसके उनके थ्रू उसका जो स्पेस है, उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो ऑक्यूपाइड है वो है 58.4%। 58.4% जो वॉल्यूम है हमारे यूनिट सेल का वो ऑक्यूपाइड है इन द केस ऑफ सिंपल यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 58.4% ऑक्यूपाइड है। तो बात आती है अगर 58.4% ऑक्यूपाइड है तो अनऑक्यूपाइड कितना होगा, यानी एम्प्टी स्पेस कितना होगा। एम्प्टी स्पेस ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑक्यूपाइड स्पेस 58.4 है तो एम्प्टी स्पेस अगर हम लोग कैलकुलेट करें, क्या लिखेंगे, एम्प्टी स्पेस अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इट्स 100 माइनस 58.4, 100 माइनस 58.4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6.1 एंड 41.6 अप्रॉक्स%, ठीक है ना। 41.6% अप्रोक्सीमेटली आएगा जो हमारा स्पेस बचा हुआ है। 58.4% ऑक्यूपाइड है, जितना स्पेस हमारा फ्री है वो है हमारा 41.6% इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, ठीक। अब हम लोग हमारी बात करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100 इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक। अब इसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग नंबर ऑफ यूनिट सेल से। नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है ना। इन द केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी के केस में हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल। मैं पहले ही बता चुका हूं एफसीसी के केस में नंबर पर यूनिट सेल कितने होते थे। कॉर्नर्स पे जो भी है उनका फ्रैक्शन 1/8 इंटू 8, और जो फेसेस हैं उस पे हमारे यूनिट सेल होता है, एक एटम होता है। फेस सेंटर्ड के केस में हर फेस पे एक होता है, तो कितनी फेसेस हैं 6, और उनका कंट्रीब्यूशन था 1/2, यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल थे 4। ये सारी बातें मैं पिछले लेक्चर में कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज जाइए, आई सजेस्ट यू टू प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया यूनिट सेल के बारे में, ठीक। 4 एटम्स आर देयर, 4 एटम्स होते हैं। अब एक एटम का अगर हम वॉल्यूम निकालें, एक एटम का वॉल्यूम ऑफ एटम, टोटल एटम 4/3 पाई आर क्यूब, ये है हमारा एटम का वॉल्यूम, ठीक। एटम का वॉल्यूम है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, बट यहाँ पे एटम एक नहीं है, यहाँ पे है एटम 4, यहाँ पे है एटम 4, तो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 4। टोटल एटम्स हैं 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये टोटल हो जाएगा 16
पाई आर क्यूब बाई 3। ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ एटम। अब निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एज लेंथ इज ए, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ए क्यूब। बट इन केस ऑफ एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के केस में रेडियस का जो हमारा रिलेशन होता है एच लेंथ के साथ इज ए आर इज इक्वल टू ए बाई 2 ये, या फिर ए इज इक्वल टू 2√2 आर, ये होता है, ठीक है ना। अब इस रिलेशन को यूज करके हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। रिलेशन मैंने निकालना बता दिया है पहले ही, 2√2 आर, ए इज इक्वल टू 2√2 आर। अब ए इज इक्वल टू 2√2 आर रखें अगर, 2√2 आर का होल क्यूब 16√2 आर क्यूब, ये हो जाएगा 16√2 आर क्यूब। अब पैकिंग फ्रैक्शन जो भी है हमारा, पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? पैकिंग फ्रैक्शन इज वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल into 100. Take volume of atom upon volume of unit cell into 100. This is volume of atom is 16 pi r cube, 16 pi r cube by 3, और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है वो है हमारा 16√2 r क्यूब। तो दिस r क्यूब कैंसिल, 16 कैंसिल, तो ये हो जाएगा पाई बाई इंटू 100, pi upon 3√2 into 100, this is approximately आपका आएगा 64%। 64% है हमारा, 64% जो हमारा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के केस में है, 64% हमारी यूनिट सेल ऑक्यूपाइड है, 64% हमारी यूनिट सेल ऑक्यूपाइड है, 64% हमारी यूनिट सेल ऑक्यूपाइड है, ठीक, 64% यूनिट सेल हमारी ऑक्यूपाइड है। और 64% अगर ऑक्यूपाइड है, तो अगर 64% ऑक्यूपाइड है तो अनऑक्यूपाइड क्या है, कितनी है, यानी एम्प्टी स्पेस कितना है यूनिट सेल के अंदर? एम्प्टी स्पेस हो जाएगा 100 माइनस 64%, दिस इज गोइंग टू बी अबाउट 26%। 26% इज एम्प्टी स्पेस इन केस ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। ये है हमारा 64% इज पैकिंग फ्रैक्शन, यानी 64% एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं हमारे यूनिट सेल को। बट जो हमारा जो एम्प्टी स्पेस है वो हो जाएगा 100 माइनस 64 एंड 26% इन केस ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के केस में 64% आएगा, ओके। सॉरी इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पे 64% नहीं, यहाँ पे आएगा 74%। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, दिस इज गोना बी 74%, क्योंकि ये 26% है, तो अगर यहाँ पर 74% होगा तभी तो 26% आएगा ना। अगर यहाँ पर 74% होगा, 100 में से 74 माइनस करेंगे तभी तो 26 आएगा। तो यहाँ पे होगा 74%। एफसीसी के केस में हमारा ऑक्यूपेशन होता है 74% के अराउंड, ठीक। 74% हमारा ऑक्यूपाइड रहेगा यूनिट सेल और 26% अनऑक्यूपाइड। अब आते हैं हमारे बीसीसी यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के ऊपर। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल वही काम करेंगे, सेम प्रोसेस इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नंबर पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना देगा? बॉडी के केस में जो एजेस पे होते हैं उनका फ्रैक्शन 8 होते हैं कॉर्नर्स पे एटम्स, और जो बॉडी के सेंटर में होता है उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन रहता है बीसीसी के केस में, तो ये हो जाएगा 2। अब निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ एटम
वॉल्यूम ऑफ एटम इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। बट यहाँ पे हैं कितने एटम्स? 2, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8/3 पाई आर क्यूब। 8/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ एटम इज 8/3 पाई आर क्यूब। अब बात करते हैं हमारे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की। एज लेंथ है यूनिट सेल की हमारी a, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी हो जाएगा a क्यूब, है ना। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी हो जाएगा a क्यूब। बट इन द केस ऑफ BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इन द केस ऑफ BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन क्या था? रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन था R is equals to A/2 √2, ठीक है ना। ध्यान दो भैया, यहाँ पे R is equals to A/2 √2 नहीं होता है, यहाँ पे R is equals to √3A/4 रिलेशन होता है इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यानी अगर A का हम लोग निकाले रिलेशन, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 4A/√3, 4A/√3, ठीक है ना। 4R/√3। अब A क्यूब का अगर हम लोग इसका क्यूब करें तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे ही कर लेते हैं वरना जगह नहीं बचेगी नीचे, है ना। A की वैल्यू क्या होगी? 4R/√3, ठीक। 4R/√3 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 64R³ / 9√3, ठीक। ये हो जाएगा यूनिट सेल का अब वॉल्यूम। अब हम लोग बात करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ठीक। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 8/3 पाई आर क्यूब, 8/3 पाई आर क्यूब into 100 upon 64R³ upon 9√3, 64R³ upon 9√3। R³ से R³ कैंसिल, 8 से ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आपका 78%, ओ सॉरी 68%। तो जो भी हमारा यहाँ पे दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये आपका जो भी आएगा कैलकुलेट करके 68% के अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है ना। 68% जो हमारा वॉल्यूम है यूनिट सेल का इन द केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मैं पहले बता चुका हूँ कि एटम्स ऐसे प्रेजेंट नहीं होते हैं। एटम सिर्फ एक प्रेजेंट होता है, वो जो कि बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, अंदर, यूनिट सेल के अंदर, ठीक है ना। यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो 68% ऑफ द यूनिट सेल इज ऑक्यूपाइड, एंड व्हाट इज द अनऑक्यूपाइड स्पेस इन द केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस हो जाएगा 100 - 68% is approximate 32%. 32% of space is free. यानी 32% of unit cell is empty in the case of body centered cubic unit cell. तो ये है हमारा पूरा टॉपिक, हमारा रिलेशन और जो हमारे परसेंटेज है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के केस में और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के केस में परसेंटेज हम लोगों ने बता दी, पैकिंग फ्रैक्शन बता दिया और हमने रिलेशंस भी देख लिए डी, आर और ए के केस में क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा पूरा आज का टॉपिक, आज का लेक्चर। आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, बट एक छोटी सी जो अनाउंसमेंट है वो मैं करने जा रहा हूं। जब भी केमिस्ट्री कल्चर के 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे,
100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा केमिस्ट्री कल्चर क्विज। केमिस्ट्री कल्चर क्विज जिसमें होगा क्या, केमिस्ट्री कल्चर क्विज मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसे ही नॉर्मल लेक्चर्स आएंगे हमारे, बट एट द एंड ऑफ द वीडियो हमारे पास जो चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे होंगे, जो टॉपिक हम लोग पढ़ा चुके होंगे, उस टॉपिक में से एक एमसीक्यू मैं आपको दूंगा वीडियो के अंदर। उसका आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और जो भी सही आंसर देगा उनमें से कोई 3 लोगों का नाम मैं अपनी वीडियो में मेंशन करूंगा। तो जल्द से जल्द 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करा दीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, मजे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मजे करिए, हमेशा हंसते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।